है कि क्या महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की कोशिश धर्म पर हमला था ये एक गलतफहमी है। आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ प्रमाण पत्र ग्रहण करने जा रहे हैं, वहाँ पर देश देखना चाहता है कि मुस्लिम महिला जो एक डॉक्टर बन रही है, प्रसिद्धि पद प्राप्त कर रही है, कौन है आखिर वो, सब देखना चाहते हैं। गहलोत जी घूंघट उठाए, मुझे पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि विपक्ष डबल इंजन की सरकार हमारा ही टैक्स लेता है। हमारा टैक्स कितना बढ़ा दिया है। पहले 400 रुपया में गैस लेते थे, अभी 1000 रुपया में ले रहे हैं। 70 साल कांग्रेस के द्वारा काम किया गया, कहाँ उस तरह से हम लोग, हर रोड ये था, अभी जहां जाइए आप चकाचक रोड मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार पर एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है मुद्दों का जंग। आज इस मुद्दों का जंग में हम एक खास मुद्दा लेकर आए हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक घटना घटी थी, जो नीतीश कुमार जी एक मुस्लिम महिला के नकाब पर उन्होंने हाथ लगाया था, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इसको मुद्दा बना दिया गया था विपक्ष की तरफ से कि वो अपमानित करना चाह रहे थे, कुछ इस तरह की बातें हो रही थी। हालांकि विपक्ष में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये भी बताया कि नीतीश कुमार जी का ये इंटेंशन नहीं था, लेकिन ये मुद्दा तो बना, और मुद्दा अगर बना तो इस पर चर्चा होना भी लाजमी है। तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अभी कांग्रेस पार्टी से मोहम्मद मजरुल बारी जी हैं। ये कांग्रेस प्रवक्ता हैं और अधिवक्ता भी हैं ये, और हम साथ में है मनीष कुमार भारती, ये बीजेपी जिला मंत्री है किसान मोर्चा के, बीजेपी का पक्ष ये रखेंगे, बीजेपी से है। तो भारती जी और बारी साहब, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बीता हुआ साल का अंतिम दिन कल है और परसों आने वाला साल है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों का नववर्ष की शुभकामना और बीते हुए कार्यों को भूलना और नए कार्यों की सोच को उजागर करना, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। और साल का लास्ट 2 दिन बचा हुआ है और हम सभी इस साल को विदा करते हुए अंग्रेजी नववर्ष में प्रवेश करेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला साल हम सबों के लिए मंगलमय हो और हमारा देश उन्नति करे। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो मुद्दा है, ये मुद्दा है कि क्या महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की कोशिश धर्म पर हमला था, ये एक गलतफहमी है। और जो विपक्ष है, विपक्ष इस मुद्दे को उभार कर राज्य की छवि को खराब करना चाहती है, खराब करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले आपका कमेंट चाहेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बुजुर्ग हैं और इनकी मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का यह इंटेंशन नहीं था कि मैं उस महिला को अपमानित करें, और उन्होंने गलती, उनसे भूल हुई है तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे से भूल हुई और हमको नहीं करना चाहिए। और मैं अपने ऐसे महिलाओं को भी कहना चाहूँगा कि आप जब जॉब करते हैं तो आप अपना कहीं अपना प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं या पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आप अपना वहाँ पर चेहरा दिखाते हैं, और आप प्रमाण पत्र लेने जाते हैं और आप अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। ये तो बहुत अफसोस की बात है। गलती दोनों तरफ से हुई है, पर लेकिन ये है कि उनका हिजाब पहनना उनका अपना अधिकार है, ये वो पहन सकती हैं अनुच्छेद 19 के तहत में। आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे। इन्होंने कहा कि नीतीश जी का थोड़ा मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है, इस वजह से ऐसा हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब है क्या कि आप वहां पर जा रहे हैं प्रमाण पत्र लेने के लिए, क्या आपको वोटिंग करने के लिए नकाब लगाकर वोटिंग करने दिया जाता है? नहीं दिया जाता। आप हिजाब पहनिए, हिजाब चलिए आपके इसमें चलता है तो अच्छी बात है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में नकाब लगाकर जाना उचित नहीं है। क्योंकि आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ प्रमाण पत्र ग्रहण करने जा रहे हैं, वहाँ पर देश देखना चाहता है कि मुस्लिम महिला जो एक डॉक्टर बन रही है, प्रसिद्धि पद प्राप्त कर रही है, कौन है आखिर वो, सब देखना चाहते हैं। तो वो दिखाना चाहिए, चेहरा दिखाने में कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी उनको बोल भी तो सकते थे, डायरेक्ट जो हाथ लगाया। मेन प्रॉब्लम तो यहाँ खड़ी हुई कि हाथ क्यों लगाया। मुख्यमंत्री जी उनके पिता के उम्र के हैं,
वो अपनी बच्ची समझ के उनको इस तरह से किए, हम्म। तो उसको अगर दूसरे आप इस नजर से देख रहे हैं ये तो गलत है। क्या ये मुस्लिम महिला के धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है इसमें? देखिए, मुस्लिम महिला का स्वतंत्रता का, आप जब जॉब करना चाहते हैं, मैं तो पहले अपनी बहन को यही कहना चाहूंगा कि आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको हर मर्यादा अपने आप में सुरक्षा अपना व्यवस्था करना चाहिए। आप हिजाब में आइए लेकिन चेहरा जरूर दिखाइए। लेकिन यहाँ उल्लंघन तब हुआ कि जबरन मुख्यमंत्री जी उसके हिजाब को खींचे। यही ठोक बात मुख्यमंत्री को कह रहा था कि बेटा थोड़ा हिजाब को नीचे कर लो, तो कोई भारी बात नहीं होता। मामला बस यही अटका हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि साल बीत रहा है और जो बीत गई जो बात उसको दफनाइए, नए सोच के साथ आगे बढ़िए। और ये मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना उनका मौलिक अधिकार में आता है, यह अनुच्छेद 19 कहता है। क्या कहेंगे, मौलिक अधिकार में आता है हिजाब पहनना? और ये जो कुछ हुआ है ये वाकई में इतना बड़ा मुद्दा था कि पूरा का पूरा विपक्ष, ना सिर्फ बिहार में, पूरे देश में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था उस समय। ठीक है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि और भी जो दल हैं वो भी नीतीश जी के खिलाफ हो गए थे। क्या इतना बड़ा मुद्दा बनने लायक था? और ये जो मौलिक अधिकार की जो बात कर रहे हैं, क्या वाकई मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार है, आप हिजाब पहनिए, हिजाब पहनने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जब नौकरी करने के लिए निकल रहे हैं, जॉब करने निकल रहे हैं, तो उसमें आपको नकाब लगाकर नहीं जाना चाहिए। हिजाब पहनिए, हिजाब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए, घर से बाहर निकल रहे हैं, लोग आपको देखेगा, जानेगा, आप जहाँ काम करेंगे लोग से परिचित होंगे, वो तो नकाब हटा के ही आपको काम करना होगा। क्या यही चीज अगर बिंदी या सिंदूर को लेकर बोले कोई, तो आप उसके खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? देखिए, बिंदी सिंदूर को लेकर बोलना, देखिए सबके धर्म में अपना अपना ये है। मुस्लिम धर्म में हिजाब पहनना है, हिंदू धर्म में बिंदी सिंदूर है। किसी भी धर्म का अपमान हम नहीं चाहते हैं कोई भी व्यक्ति करे, और इसको धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। क्योंकि वो अपनी क्योंकि नीतीश कुमार उनके पिता तुल्य हैं, पिता के उम्र के हैं, हो सकता है अपनी बच्ची समझ के उनका ये नकाब को खींचे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए कि कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों में सिलेक्टिव क्यों हो जाती है? मुद्दा जैसे ऐसी ही एक घटना है जब आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री थे, एक महिला का घूंघट उठा दिया। उन्होंने हिंदू महिला का घूंघट उठा दिया। महिला ने यहां तक घूंघट कर रखा था, उनका पूरा घूंघट उठा दिया। साथ में ये भी कहते हैं कि ये सब खत्म हो गया, इसका जमाना नहीं है अब। तब हंगामा क्यों नहीं हुआ और आज ये हंगामा क्यों हो रहा? उसी के साथ में एक मुस्लिम महिला भी थी उनके पीछे में, वो भी हिजाब में थी। ठीक है, उनको कुछ नहीं बोला गया। लेकिन इनको इनका जब हटाया गया तो उस समय कांग्रेस पार्टी में से किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला? आप कहेंगे मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा यहां पर। देखिए, उस वक्त का घटना परिस्थिति क्या था तो मैं तो नहीं देखा हूं, लेकिन वो अगर गहलोत जी किए होंगे तो कहीं घूंघट का नहीं रखना भी जरूरी है, कहीं घूंघट रखना भी जरूरी है। और ये मुस्लिम महिलाओं का ये हिजाब पहन के हमेशा निकलते हैं। कुमारी लड़कियां भी पहनती हैं, महिलाओं भी पहनती है, कुछ महिला हमारी नहीं पहनती है। ये उनका अपना अधिकार है। आप अधिकार से क्यों किसी को वंचित कीजिएगा? अब उसकी तुलना आप घूंघट से नहीं कर सकते हैं। घूंघट तो आपके यहाँ सरेआम सब लोग नहीं रखते हैं। अब वहां पे उनको क्या परिस्थिति था जो उसका गहलोत जी घूंघट हटाए, मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका परिस्थिति क्या था। और इनका परिस्थिति था कि आप मुख्यमंत्री जी, आप कहते बेटा इसको थोड़ा नकाब को थोड़ा चेहरा साफ करो, तो मामला खत्म हो जाता। आप इसको जबरदस्ती आप अपने आप से खींच देते हैं। पूरे बिहार के आप मुखिया हैं और आप ही ऐसा काम करेंगे, गलत करेंगे तो और लोगों का क्या कहना है? ये मामला है कि थोड़ा सा बुढ़ापा का है मामला। अब उसको दफन करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी भाई इस पर को कमेंट करते हैं उसको दफनाइए और सोच आगे बढ़ाइए और अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। नहीं, आपने जो बोला क्या परिस्थिति थी, तो मैं परिस्थिति आपको बता देता हूं। परिस्थिति ये थी कि ये महिलाएं जो है बहुत सारी महिलाएं थी, वो मिलने के लिए गए थे। वहां कोई इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं बट रहा था, नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं बट रहा था। उसके बाद भी उन्होंने हटा दिया। ठीक है, उस समय ना तो बीजेपी ने इसकी खिलाफत करी, ना किसी और राजनीतिक पार्टी ने। लेकिन यहाँ ये जो होता है, इसको नहीं माना जाएगा कि इसको तूल देना हुआ खामखा का? क्या कहेंगे आप? जी, इसको तूल ही दिया जा रहा है, इसको ही बोला जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा मामला नहीं है ये। और ये मामला हिजाब को लेकर ठीक है,
सबके धर्म के अपने अपने ये हैं, जैसे हिंदू धर्म में आप घूंघट की बात करते हैं, तो आप देखे होंगे कभी भी किसी प्रशस्ति पत्र को लेने के लिए या नौकरी करने जाने में कोई घूंघट में नहीं रहती है, क्योंकि आप वहाँ नौकरी करने जा रहे हैं, घर से निकल के बाहर आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपका चेहरा दिखेगा ही। आप जहाँ भी काम करेंगे वहाँ तो चेहरा दिखना ही है, तो उसको तो इतना ज्यादा ये नहीं लेना चाहिए। अनुच्छेद 19 जी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जी, क्या कहता है मौलिक अधिकार? देखिए मौलिक अधिकार, थोड़ा दर्शकों को भी पता लगे। मौलिक अधिकार आपको जीने का हक है, अनुच्छेद 21 में भी है, और मौलिक अधिकार में पढ़ने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, और 14 वर्ष तक का बच्चों को शिक्षा मुफ्त देना, ये संवैधानिक, ये मौलिक अधिकार में आता है। इस तरह से बहुत सारे अनुच्छेद हैं, सब में सबका अपना अपना अधिकार है। उसमें बोलने की आजादी है, पढ़ने की आजादी है। आप जो खाते हैं, कोई मांस खाते हैं, कोई नहीं खाते हैं, वो उनका अपना अधिकार में आता है। हम कौन सा धर्म मानेंगे, ये मौलिक अधिकार में आता है। हम मुस्लिम को मानेंगे कि हम क्रिश्चियन को मानेंगे कि हम ईसाई को मानेंगे, आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो ये सब अधिकार आता है। इस तरह से शिक्षा का भी अधिकार आता है। 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देना, ये भी मौलिक अधिकार में आता है। उसी में जो 19(1)(b है जी, 19(1)(a) की बात आपने कही है अभी, जो मौलिक अधिकार है उसमें पढ़ने का भी है। जी। 19(1)(b) जो है वो कहता है कि ये हर जगह लागू नहीं होता है। कई जगह ऐसे हैं जहां राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकती है इसमें, जिसमें ये भी है एक बात कि जहां पर इस तरह का कोई सरकारी काम हो रहा है जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर बांटा जा रहा हो, वहां पर आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा। ये भी नियम है, उसका अनुच्छेद में लिखा हुआ है। क्या सही है ये? देखिए बी, अब कहिएगा किसी स्कूल का अब ड्रेस है जी, तो उस स्कूल का ड्रेस, किसी का हाफ पैंट होता है बच्चों के लिए, किसी का फुल पैंट होता है। तो उसी तरह अगर उसमें को एजुकेशन होता है तो लड़कियां पूरा नीचे तक अपना सलवार सूट पहनती है, तो कोई लड़कियां उसका ब्लू कलर का भी अपना हिजाब के टाइप का अपना बांध के लेके आती है। उसका दुपट्टा लगाने का अगर हरा है तो वो हरा लगाती है, लेकिन स्कूल का ड्रेस जिस तरह से होता है उसी तरह से वो अपना हिजाब भी बनाती है। ये बी में आता है। वो उसका अपना प्रशासन, विद्यालय प्रशासन जो कहेगा उसके अंडर में उसको चलना पड़ेगा। उसी तरह से बिहार का कोई रूल है, आप हिंदू विश्वविद्यालय जाइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाइए, जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो यूनिफॉर्म है, चाहे वो हिंदू स्टूडेंट पढ़े कि मुस्लिम स्टूडेंट पढ़े, सबको एक ही तरह का पहनना पड़ता है। तो ये उसमें बात नहीं। आप वो बी की बात करते हैं, वो उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर बी लागू होता है कि नहीं होता? यहाँ पर बी लागू नहीं होता। यहाँ पे ए का मामला होता है। ए का मामला होता है जी, यहाँ पे ए का मामला होता है। आप मानते हैं इस बात को कि यहाँ पर बी लागू नहीं होता है, कि जो सरकारी कार्यक्रम है बिल्कुल लागू है। ये कोई धार्मिक काम तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कार्य अगर हो तो उसमें माना जा सकता है। यहाँ पर तो सार्वजनिक सरकारी काम है। सरकारी कोई उसमें यूनिफॉर्म लागू नहीं है सरकार की तरफ से कि आपको यही पहन के आना है तो बी लागू होगा। वहां पे उनका अपना अधिकार, आप उजला शर्ट पहन के जाओ कि पीला शर्ट पहन के जाओ, लेटर लेना है, वहां पे ए लागू होता है। सरकार अगर वही हॉस्पिटल मेडिकल में होता, अगर वो डॉक्टर, तो वहां पे व्हाइट शर्ट सबको पहनना पड़ता है अलग से, तो वो वहां पे बी लागू होगा। आप तो यूनिफॉर्म वहां पर आप लेटर दे रहे थे, वहां पर कोई बाध्यता नहीं है। वहां पर कि आप जैसे आ जाओ, आप गिरवा वस्त्र पहन के आओ कि आप व्हाइट पहन के जाओ कि आप मौलाना बन के जाओ, उसमें कोई मतलब, ये मौलिक अधिकार में प्रोटोकॉल होता है। आप मुख्यमंत्री के सामने जा रहे हैं, आप नकाब पहनकर नहीं जा सकते हैं। आप किसी भी जगह किसी भी कार्यक्रम में आप मुंह ढक के जाइए, आपको क्या जाने मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां पे मान लीजिए ठीक है, हिजाब तो ठीक है, आप हिजाब लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फेस तो वहां दिखाना होगा। हम प्रशस्ति पत्र किनको दे रहे हैं, क्या वही है या कोई और है? तो यही एग्जाम भी आप देने जाइए तो वहां भी आपको चेहरा दिखाना ही होगा। ये बात तो ये तो मैंने पहले ही कहा मैंने। तो आप क्या समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि विपक्ष तो हल्ला उठा रहा है, देखिए तब से लेके आज भी गाये बगाए मुद्दा उठ ही रहा है। ये मुख्यमंत्री जी जो किए हैं, अब उनके लिए उनको माफी मांगना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बेवजह इस मामले को इतना तुल दिया जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो जबरदस्ती खींच के पूरा एकदम हटा दिए उनका चेहरे से, ये उनको खींच के इशारा दिया गया कि आप उसको हटा लीजिए इस तरह से, तो उसके तो छोड़िए दिए। आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इस मुद्दा को खामखा का तूल दिया है? यहाँ पर अभी बिहार में डबल इंजन की सरकार काफी बढ़िया काम कर रही है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है, इसके रिजल्ट से सभी लोगों को पता चल चुका है। नीतीश कुमार जो बिहार के विकास पुरुष हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के विकास पुरुष हैं, उन दोनों के नेतृत्व में जो बिहार जिस तरह से प्रगति कर रहा है, काफी आगे बढ़ रहा है। और प्रगति में आप बाधित करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि मुद्दा तो अब आपके पास है नहीं, इसलिए कुछ से कुछ को मुद्दा बनाकर आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी हम लोग पूरा देश और पूरा बिहार विकास की राह में अग्रसर है, लगातार विकास हो रहा है। आपने जैसे आप पूर्णिया में ही देख लीजिए, अभी एक से बढ़कर एक, कभी एयरपोर्ट चालू हो चुका है,
हमारे हरदा से एयरपोर्ट के लिए 4 लेन का सड़क निकल रहा है, और पूर्णिया टाउन आज से 10 साल पहले क्या स्थिति में था और अभी क्या स्थिति में है, पूरा सुधार हो रहा है, पूरा शहर चमक रहा है, पूरा बिहार चमक रहा है। तो विकास के सबको चलना चाहिए और विकास का साथ देना चाहिए, विपक्ष को भी साथ आना चाहिए और बिहार को विकसित बिहार बनाने में मदद करना चाहिए। विपक्ष क्यों नहीं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें जैसे आपने अभी कहा कि भाई इस मुद्दा को, ये नकाब मुद्दा को भूल के आगे बढ़ो, विपक्ष ऑन ग्राउंड क्यों नहीं भूल पाती है इस बात को? क्योंकि गलती, देखिए राजनीति में छोटी मोटी गलती होना तो ऐसे आम जीवन में भी लोगों के साथ होता है, बट राजनीति में तो होता ही रहता है। तो इतना बड़ा जो तूल बनाया गया, या आपके बड़े बड़े लीडर तक ने इस पर कमेंट कर दिया था, जो कि क्या आपको लगता है ठीक था ये? देखिए, बड़े लीडर जो जहां किए हैं वो अपने हिसाब से अच्छा ही किए हैं, क्योंकि एक सार्वजनिक मंच पे इस तरह से शर्मसार किया गया, इसलिए उनको लगा कि नहीं ये गलत हुआ है, और ये घर के मुखिया, पूरे बिहार के मुखिया होने के नाते अब जो भी हुआ है वो, अगर उसका अपना सोच है बड़े लीडरों का, वो किस स्तर से बोले हैं, और हमारा उस पर कमेंट करना मेरा फजूल का होगा, हम उस पर तो कमेंट। बीजेपी इस मामले में पीछे रह जाती है। तो बीजेपी ने देखा नहीं गहलोत जी का वीडियो, इसका मतलब है आप लोग, मतलब ऐसे मामले में ये लोग बहुत आगे है, इसका मतलब है। भाई साहब, अब हमारे कह रहे थे कि हमारा बिहार 10 साल में बढ़ रहा है। हम आपको कहना चाहेंगे कि 10 साल पहले आप कितने बड़े थे? आपका भी तो विकास हुआ, ये तो नेचुरली हुआ है। तो ये नेचुरली जब सब चीज बढ़ता है तो सब चीज का विकास होता है। आपका शरीर का विकास हुआ तो उसी तरह शहर का विकास हुआ। ये नहीं है कि डबल इंजन करता है। डबल इंजन की सरकार हमारा ही टैक्स लेता है। हमारा टैक्स कितना बढ़ा दिया है। पहले 400 रुपया में गैस लेते थे, अभी 1000 रुपया में ले रहे हैं। तो हमारा ही पैसा से हमारा काम कर रहे हैं। आप तो क्यों नहीं करते थे? आप भी तो आपको सब्सिडी भी दे रहे थे। 400 रुपए में गैस ले रहे थे, उस समय मक्का का रेट 4 रुपया किलो था। अभी मक्का का रेट 25 रुपया 20 रुपया किलो। नहीं 17 रुपया हम बेचते हैं। 17 रुपया अभी डाउन हुआ है। उसी तरह अभी मखाना को ले लीजिए, 200 रुपया किलो 250 रुपया किलो उस टाइम मखाना बिकता था, अभी 1000 रुपया किलो मखाना बिक रहा है। सब चीज का दाम बढ़ा है। आमदनी तो बढ़ी है लोगों की, आमदनी बढ़ी है तो खर्च भी बढ़ा है। आमदनी बढ़ी तो खर्च बढ़ा कि नहीं? खर्च बढ़ा, टैक्स भी बढ़ा, सब चीज बढ़ा। तो टैक्स नहीं बढ़ेगा तो 6 लेन रोड कहां से बनेगा? कहने का अर्थ यह है कि आप देख लीजिए, अभी हर तरफ सड़क का जाल बिछ गया है। पहले भी तो सरकार थे, 70 साल कांग्रेस के द्वारा काम किया गया, कहाँ उस तरह से हम लोग, हर रोड ये था। अभी जहां जाइए आप चकाचक रोड मिल रहा है। उस समय ऐसा नहीं है कि आज से जिस उनका भी राज था उनको भी मिला काम करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं किए। वही अभी बीजेपी भी काम कर रही है, एनडीए भी काम कर रही है। तो दोनों जिस रोड का बना रहे हैं वो रोड बना हुआ कांग्रेस का है। आप जिस चीज का बारे में बोलते हैं वो सारा चीज कांग्रेस का किया हुआ है। आप उस पर ओवरलैप कर रहे हैं। छोटा सा मिसाल, अभी वो मनरेगा का है, आप महात्मा गांधी के नाम हटा के राम जी राम कर रहे हैं। आप कौन ठो काम किया बता दिए? कौन सा? इसरो मेरा पहले से बना हुआ है, पहले नरेगा था, सब चीज बने हुआ था। वो चीज नरेगा था, नरेगा को महात्मा गांधी किया गया था, तो अभी जी राम जी कर दिया गया, तो क्या दिक्कत है? देखिए, चीजों ने जितना भी दिया है वो कांग्रेस का देन है। बिहार देख रहा है, पूरे देश आगामी जो चुनाव विधानसभा का बीता है उसमें जनता ने जवाब भी दिया है कि कौन विकास कर रहे हैं और जनता किनके साथ है। सीधा साधा बात है, जनता ने जवाब दे दिया है। तो वोट चोरी करके लिया। देखिए, वोट चोरी वही होता है ना। अब मान लिया जाए ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो उसमें भी दिक्कत, जहां आप जीत रहे हैं तो वहां पे चोरी नहीं हो रहा है, जहां हार रहे हैं तो वहां चोरी हो रहा है। तो वही है। अब जहां पे मान लिया जाए कि आप एक जगह, तो अभी रिसेंटली पता चला कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ, वहां भी कांग्रेस हार गई। तो इसमें क्या कहेंगे? ये वोट चोरी करके बीजेपी अगर जीत रही है तो कांग्रेस के राज में भी तो वो लोग कर सकते थे। वो लोग को करते हुए रहना चाहिए अभी तक सत्ता में। ऐसा कुछ नहीं है। जनता का जनादेश जिधर जाएगा, जनता चुनेगी जिनको, वो सरकार चलाएंगे। ये सब जो है वोट चोरी, ये वो बोलना काफी गलत है। वोट चोरी नहीं, यहाँ पर दिल चोरी कर रही है एनडीए की सरकार, तो ऑटोमेटिक वोट आ रहा है। कोई कमेंट करेंगे आप? देखिए, अगर आप में शक्ति है तो आप वीपैट में जो चुनाव का वोट गिरा वीपैट में, आप उसकी गिनती करवा लो, पता चल जाएगा वोट चोरी हुआ कि नहीं हुआ। ईवीएम में वोट होता है, वीपैट में भी होता है। वीपैट में किसी एक विधानसभा की गिनती करा लीजिए जिसमें आप जीता, बीजेपी जीता हो, जदयू जीता हो। रिजल्ट आने के बाद वीपैट से गिनती करा लीजिए। वीपैट क्यों लगाया चुनाव आयोग? रिजल्ट आने के बाद आपको अधिकार है, आप रिकाउंटिंग करवा सकते हैं, या आपको कहीं कुछ गड़बड़ी बुझा रहा है तुरंत आप लिखित दे सकते हैं। तो सबके पास ऑप्शन था, आप तो कर ही सकते थे, करना चाहिए था। नहीं, वीपैट तो मेरी समझ के अनुसार इसलिए लगाया गया था कि जब आप बटन दबाते हैं तो आपको पता लगना चाहिए कि वोट किसको गया है। जी, ठीक है ना? सभी जागरूक वोटर हैं, उनको दिख रहा है। वो सभी देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। जो वोट डालता है वो हर कोई देखता है। और रहा सवाल कि सारे वीपैट को गिनती करवा लीजिए,
तो फिर तो वही बैलेट पेपर वाली बात हो गई फिर नहीं तो फिर एक विधानसभा का करा लीजिए, नहीं, एक तो विधानसभा का करा लीजिए। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग गए थे इस मुद्दे को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि भाई कुछ एक जगह का कुछ गिनती कर लिया करो, मतलब इस तरह की सलाह दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। अगर मान लीजिए आपको भरोसा नहीं है इस बात पर तो आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप तो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आइए ना कि भैया लेकिन उसका भी एक टाइम टेबल होता है ना सर। देखिए आप कोई केस अगर हार जाते हैं कोर्ट में तो अपील करने का एक टाइम होता है। आप तो वकील हैं, आप जानते हैं इस बात को। काफी पारदर्शिता के साथ चुनाव हो रहा है, सभी दल के लोग वहां पर बीएलओ बन के बैठते हैं और मॉक पोलिंग होती है, पहले वो चेक करते हैं वहां पर सब ये सही है या नहीं है, वीपैट वो टिपने के बाद वहां पे जो गिरता है वोटिंग। तो मान लिया जाए सब दिखने के बाद भी अगर लोग बोले, अगर एक आज के डेट में सभी वोटर जागरूक हैं, सभी इंसान जागरूक हैं और वोट गिराते वक्त खास करके वोट गिराने के बाद वो जरूर देखते हैं कि वो वोट, वो जो वीपैट से जो पर्ची निकलती है नीचे की वो किस सिंबल का आया। तो वैसा अगर हो तो मतदान केंद्र पे हंगामा हो जाएगा स्टार्ट। नहीं, हंगामा तो खैर कहीं नहीं हुआ इस इलेक्शन में, मैंने भी बहुत बूथ पर देखा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो दोस्तों अभी आपने देखा हमने दो मुद्दों पर बात की है। अभी एक मुद्दा तो था हिजाब मुद्दा जो तूल दिया गया था जिसको, उसमें आपने कांग्रेस का भी स्टेटमेंट सुना और आपने बीजेपी का भी स्टेटमेंट सुना, दोनों का अपना अपना पक्ष है और इसमें क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ इसका फैसला अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसके ऊपर सोचिए आप कि क्या ये वाकई में तूल देने लायक मुद्दा था या नहीं था। हमने ईवीएम पर भी बात की, हमने बीते इलेक्शन के बारे में भी बात की, वोट चोरी का मुद्दा भी हमने डिस्कस किया थोड़ा सा यहाँ पर। इसके बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा कि आपको इन दोनों प्रवक्ताओं में से किनका बात आपको सटीक लगता है कि हाँ किन्होंने टू द पॉइंट जवाब दिया है, उस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और आप दोनों को मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत आने वाला साल सुखमय हो आप लोगों के लिए और आनंददायक हो और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, दर्शकों आपके साथ में भी। आने वाला साल पूरे बिहारवासी, पूरे देशवासी का मंगलमय हो और बीते हुए साल को भूलिए, नए साल की नए सोच के साथ उजागर कीजिए। मैं आप सबको धन्यवाद, पुनः सबको हैप्पी न्यू ईयर। आने वाले नववर्ष की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपने हमें अपने इस न्यूज स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः एक बार आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, साथ ही आने वाले मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।